अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर लाइफ। उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास फास्फोरस। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फास्फोरस अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स इन कंसनट्रेशन बिटवीन 0.1 एंड 0.4%। फास्फोरस जो है वो ज़्यादातर प्लांट में 0.1 से 0.4% की मिकदार में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब आइदर H2PO4 HPO4। अच्छा, अभी इसके दो जो हैं वो आयनिक फॉर्म लिखी हुई हैं, ऑर्थोफॉस्फेट आयन्स हैं ये इसके। प्लांट्स इस फॉर्म में इसको हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ फास्फोरस इन प्लांट्स इज़ इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र। सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है फास्फोरस का प्लांट्स के अंदर, वो क्या है कि एनर्जी को जो है वो स्टोर करते हैं और उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। यानी एनर्जी पहले स्टोर हो जाती है, जब कभी रिक्वायर होती है किसी एक्टिविटी के लिए तो फिर उसको जिस भी जगह पे रिक्वायर होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। एडिनोसिन डाई एंड ट्राइफॉस्फेट्स एक्ट एज एन एनर्जी करेंसी विद इन द प्लांट्स। अब ये दो जो हैं वो एनर्जी के मालिक्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं, ADP एंड ATP। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है, डी जो है वो स्टैंड्स फॉर डाई, डाई का मतलब होता है 2, और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ट्राई का मतलब होता है 3, यानी एक के अंदर जो है वो 3 फॉस्फेट हैं, ठीक है, ATP के अंदर, और ADP के अंदर 2 फॉस्फेट्स हैं, एक निकाला हुआ है तो वो ATP बन गया, ठीक है। अब ये दो जो मालिक्यूल्स हैं ये एनर्जी के मालिक्यूल्स हैं, एनर्जी करेंसी के तौर पे एक्ट करते हैं प्लांट की बॉडी में। तो ये भी जो है वो फास्फोरस के जो है वो मिलने से बनते हैं। In human beings during carbohydrate metabolism and in the plant during the photosynthesis, the energy produced is stored in the form of phosphate compounds, that is ADP and ATP। जबकि उन्होंने कहा कि इंसानों में भी जब कभी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है, अब आप लोग देखिए मेटाबॉलिज्म बोलते हैं सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस जानदार की बॉडी में हो रहे होते हैं उसका सम जो ले लें, मतलब सारे को ओवरऑल हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है और इंसानों के अंदर और प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो एनर्जी जो भी बनती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, फॉस्फेट का कंपाउंड होता है ATP और ATP। इन आपने इससे पहले पढ़ा प्लांट्स की बॉडी में भी जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी करेंसी है, वो ATP और ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। आप लोग जो मतलब खुराक खाते हो, हज़म होती है, हज़म होने के बाद आपका खून से होती हुई आपके सेल्स का हिस्सा जब बनती है तो वो एनर्जी करेंसी की फॉर्म में ATP और ATP की फॉर्म में स्टोर रहती है, उससे आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है। वो जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस है तो आप दुकान पे जाके किसी को ये नहीं कह सकते कि आपके पास इतना बैंक बैलेंस है, आप उसको ये चीज़ जो है वो दे दें। वो आपको तब देता है जब आप उसे करेंसी की नोट देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये ATP और ATP आपकी बॉडी में स्टोर होती है। जब आप लोग सांस लेते हैं तो उसके बाद फिर उनकी जो है वो ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है और इसके अंदर से एनर्जी निकलती है, जिसको फिर फर्दर एनिमल्स और प्लांट जो है वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ एनर्जी करेंसी है आपकी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में। व्हेन फॉस्फेट कंपाउंड्स फॉर्म आइदर ATP और ATP स्प्लिट ऑफ, उन्होंने कहा कि जब भी ATP या ATP के अंदर से फॉस्फेट का जो कंपाउंड है वो टूट जाता है, यानी उसमें से निकलता है, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। जो मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन आपके सेल्स में जाती है, इनके साथ अटैच करती है, इनको जब तोड़ती है तो इसके अंदर से जब फॉस्फेट का एक भी मॉलिक्यूल इसमें से टूटता है, जैसे आप ATP में आपको मैंने बताया कि 2 फॉस्फेट हैं और ATP में 3 हैं, तो जब कभी भी इसमें से जब ये स्प्लिट होता है फॉस्फेट तो उसके अंदर 12,000 कैलोरीज पर मोल जो है एनर्जी लिबरेट होती है, निकलती है। दिस एनर्जी इज़ यूज इन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। और ये एनर्जी फिर कहाँ यूज़ होती है, ग्रोथ में, ठीक है। जानदारों की जो ग्रोथ होती है उनके साइज़ में इजाफा जो हो रहा होता है, उसके अलावा जो उनकी रिप्रोडक्शन होती है, नई नस्ल जो बनाते हैं अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, उनके अंदर ये एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जो आप लोगों के बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं DNA और RNA। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगर आप अपने सेल का स्ट्रक्चर देखें, बेसिक आप लोगों को पता है कि सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो सेल का जो है वो सारा सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है वो DNA के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें सारे के सारे आपके करैक्टर्स जो हैं वो सेव होते हैं हर जानदार के, ठीक है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये भी जो है वो किससे मिलके बने हुए हैं, इसके अंदर भी फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा
इसके अलावा बोन्स में, ठीक है, टीथ में, सम शेल्स में, जो शेल्ड एनिमल्स हैं उनके शेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन्स होती हैं कुछ बॉडी के अंदर, उनके अंदर प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर प्रेजेंट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस दो के बारे में तो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो इन इंपॉर्टेंट चीज़ों का जो है वो फॉस्फोरस कॉन्स्टिट्यूएंट है। दिस एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सुपर फॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट इन फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स कहते हैं खादों को, यानी आर्टिफिशियल जो खुराक दी जाती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, सॉइल के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल ऐसे मिनरल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो हमें जो ऑप्टिमम रिक्वायर होती है वो हो जाती है, प्लांट तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो उन फर्टिलाइजर्स के अंदर जो केमिकल डाले जाते हैं, उन्होंने कहा कि उनमें से एक केमिकल जो है सुपर फॉस्फेट का और ट्राइफॉस्फेट का जो हम यूज़ करते हैं वो भी फॉस्फोरस से मिलकर बना हुआ है। फॉस्फोरिक एसिड एंड इट्स साल्ट्स आर यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में जब होता है और उसके जो सॉल्ट्स होते हैं उसको हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट्स यानी जो सर्फ वगैरह ये चीज़ें बनाई जाती हैं इनके अंदर यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर के अंदर यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस इज़ आल्सो यूज्ड इन मैचेस। इसके अलावा जो मैच बॉक्स होता है, आपकी माचिस होती है, ठीक है, उसके अंदर भी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका मैच स्टिक का, और जो बाहर जिससे आप लोग उसको रब करके जो है वो फ्लेम निकालते हैं, उस वो वाला पार्ट जो है वो आपके पास फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास फ्लोरीन। ट्रेस अमाउंट्स ऑफ फ्लोरीन इन डाइट इज़ एसेंशियल फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन टीथ इन मैमल्स। अब थोड़ी बहुत अमाउंट में जो फ्लोरीन है हमारी डाइट में जो है वो बहुत इसेंशियल है मैमल्स की डाइट में। किस लिए इम्पोर्टेंट है? एक तो ग्रोथ में हेल्प करता है, इसके अलावा हमारे टीथ को जो है वो स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत करता है। फ्लोरीन जनरली अकर्स इन प्लांट मटेरियल इन द रेंज ऑफ 2 to 20 पार्ट्स पर मिलियन इन द ड्राई मैटर। Although some plant species are capable of accumulating much higher amounts, फ्लोरीन के प्लांट के अंदर जो कंसनट्रेशन है वो 2 से 20 ppm है, ठीक है। डाई मैटर कंटेंट में अगर हम देखें तो इतनी अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने अंदर ज़्यादा हाई अमाउंट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द हाई कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन प्लांट्स इज टॉक्सिक टू एनिमल्स। अगर प्लांट में कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए जैसे कि 200 ppm, तो एनिमल्स के लिए, जो एनिमल इसे कंज्यूम करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक हो जाएगी। इट इज़ नीदर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स ग्रोथ नॉर इट प्ले एनी सच रोल इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। अब ये प्लांट की ग्रोथ में ना तो कोई सच हेल्प करता है, ठीक है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में या ग्रोथ में किसी किस्म की हेल्प नहीं करता फ्लोरीन, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एक अननेसेसरी चीज़ है। सम फ्लोराइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन आर यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, एनेस्थेटिक, नॉन स्टिक एजेंट, इंसुलेटर्स। अब फ्लोराइड्स जो है वो दूसरे कंपाउंड्स हैं फ्लोरीन के साथ जब वो मिलते हैं तो उससे हम ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर जैसे हम चीज़ों को जमाने के लिए जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एनेस्थेटिक जो है किसी को सुन करने के लिए, किसी एरिया को अनकॉन्शियस करने के लिए। इसके अलावा नॉन स्टिक जो होते हैं हमारे पास बर्तन, उसमें जो इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। इंसुलेटर्स ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर से करंट और हीट पास नहीं करती, ठीक है, उन मटेरियल्स के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द एचिंग ग्लास एंड इन क्लीनिंग स्टील। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है यानी फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया हुआ होता है उस फॉर्म में हम इसको जो है वो ग्लास के ऊपर डिफरेंट नक्शो निगार बनाने के लिए और स्टील को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम फ्लोराइड इन ट्रेस अमाउंट इज़ यूज्ड फॉर द फ्लोरिडेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, while in tin fluoride is used in many toothpaste to protect the decay of tooth। अब जो आपके पास टिन फ्लोराइड है उसको हम लोग टूथपेस्ट के अंदर यूज़ करते हैं ताकि वो टूथ की जो है वो उसको तोड़ फोड़ से बचाता है, ठीक है। इसके अलावा में इसको जो है पब्लिकली जो पीने का पानी लोगों के घरों में आ रहा होता है उसके अंदर फ्लोरीन को ऐड किया जाता है ताकि जो दांत हैं उनको टूटने से बचाया जाए, ठीक है। फ्लोराइड के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है फ्लोरीन के अंदर कि दांतों को मजबूत करता है, तो इसलिए वाटर में ऐड कर लिया जाता है ताकि जो है वो पानी पीने के साथ ही वो आपकी बॉडी का जो है वो पार्ट बन जाए और आपके टीथ को जो है वो स्ट्रेंथन करे, ठीक है। इस प्रोसेस को फ्लोरिडेशन कहते हैं, पानी के अंदर फ्लोरीन का मिक्स होना। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्लोरीन। Although the chlorine gas is very poisonous, but it has many beneficial uses in the daily life। अगरचे क्लोरीन गैस बहुत ज़्यादा जहरीली है लेकिन इसके अलावा इसके हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हैं। इट इज़ यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड इज़ कॉमनली यूज इन डोमेस्टिक ब्लीचेस। इसको हम आम तौर पे जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो घरों में ब्लीच यूज़ की जाती है डीकलराइज करने के लिए कपड़ों को, उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन द वाटर प्योरीफिकेशन एंड इन स्विमिंग पूल्स। इसके अलावा इसको स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है पानी को क्लीन करने के लिए और वाटर प्योरीफिकेशन जब हमने करनी होती है, जो पानी पीने का घरों में आता है समटाइम्स के अंदर आप लोगों को नोटिस किया होगा कि एक ब्लीचियम टाइप की ब्लीचिंग वाली
ब्लीचिंग पाउडर वाली स्मेल आ रही होती है तो वो एक्चुअली क्लोरीन की स्मेल होती है, तो वो वाटर में ऐड की जाती है ताकि उसको जो है वो प्योर किया जा सके। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ अ कॉमन प्लास्टिक कंपाउंड ऑफ क्लोरीन एंड इज़ नोन एज PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्लास्टिक है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है इंडस्ट्री में, और वो जो है इसको वो भी क्लोरीन से मिलकर बना हुआ होता है और उसकी शॉर्ट फॉर्म है PVC। इट हैज़ मैनी यूजेस स्पेशली एज एन इंसुलेटर और एज अ वाटर प्रूफिंग मटीरियल। उसको बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है और आमतौर पर इसका ज़्यादा यूज़ है इंसुलेटर के तौर पे। इंसुलेटर मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, तो आमतौर पे जो बर्तन वगैरह उनके हैंडल्स या कोई जो स्विचेस हैं, प्लग्स वगैरह हैं, उनके जो पार्ट्स हैं वो हम लोग PVC के बनाते हैं ताकि करंट से बचा जा सके और हीट जो है वो उसमें ट्रांसफ़र ना हो। उसके अलावा वाटर प्रूफ करना हो किसी मटीरियल को तो उसके अंदर भी हम लोग PVC को यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द हायर प्लांट्स एंड मैमल्स। जो बड़े बड़े पौधे हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनके अंदर और मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सोडियम साल्ट ऑफ क्लोराइड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ डाइजेस्टिव जूसेस इन द बॉडी। सोडियम साल्ट जो इसका होता है, सोडियम के साथ ये रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड जो आप घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है, वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एक्ट करता है, यानी उसके अंदर से जो है अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है पानी के अंदर से। और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका एक कंपाउंड है जो हमारे स्टमक में एक एसिड नेचुरली प्रोड्यूस होता है जो है बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स को किल करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। वो भी जो है वो HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, क्लोरीन ही का कंपाउंड है। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन कॉजेज द इम्पेयर्ड ग्रोथ इन इन्फेंट्स। छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स होते हैं छोटे शीखुआर बच्चे, उनके अंदर अगर कमी हो जाए क्लोराइड की तो उसके अंदर जो ग्रोथ है वो सही तरह से नहीं हो पाती। क्लोरीन इज़ एसेंशियल फॉर हायर प्लांट्स। जो बड़े बड़े पौधे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट विच इज़ एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगी क्लोरीन। प्लांट्स विच टेक अप लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूजुअली हैव हाई वाटर कंटेंट। और जो पौधे सबसे ज़्यादा क्लोरीन को एब्जॉर्ब करते हैं उनके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन इज़ यूज्ड इन मेकिंग डाइज फॉर कलर फोटोग्राफी एंड द फार्मास्यूटिकल केमिकल्स। आयोडीन को हम लोग डाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डाई होते हैं कलर्स। कौन से कलर्स हम बनाते हैं इससे? जो फोटोग्राफी में कलर यूज़ किए जाते हैं उसकी प्रिपरेशन होती है। इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह की इंडस्ट्री है, केमिकल्स इसमें डिफरेंट बनाए जाते हैं, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एथेनॉल विच इज़ नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। अब एक सोल्यूशन बनाया जाता है आयोडीन का एथेनॉल के अंदर। एथेनॉल एक अल्कोहल है, उसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। उसको हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे। ऐसी चीज़ होती है एंटीसेप्टिक जो हमें जर्म्स वगैरह किल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ एसेंशियल एलिमेंट इन मैनी ऑर्गेनिजम्स। बहुत से जानदारों का ये अहम जो है वो एलिमेंट पाया जाता है जिसमें लो डाइट अवेलेबिलिटी इन सर्टन एरियाज इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ गाइटर। अगर आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में तो एक बीमारी होती है गाइटर, वो हो जाती है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो नेक वाला पार्ट है इस जगह पे आपका एक फ्रंट वाली साइड पे एक ग्लैंड पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड। उसके अंदर जो है वो नॉर्मल उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और आपका नेक वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है। इस कंडीशन को गाइटर बोलते हैं। आयोडीन 131 इज़ यूज टू ट्रीट द थायराइड। फिर आयोडीन का एक जो है आइसोटोप यूज़ किया जाता है जिसका जो है वो 131 जो है वो एटॉमिक मैन नंबर है, उसको यूज़ करते हैं थायराइड की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड हम यूज़ करते हैं इसमें जो थायराइड को ट्रीट करता है। Iodine has not been shown to be essential to plants but are reputed to produce stimulating effect on the plant growth at low concentration. आयोडीन का जो है वो ज़ाहिर लगता है कि प्लांट में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर लो कंसनट्रेशन प्लांट के अंदर पाई जाए तो उनके अंदर जो है वो ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पाती। इन हेल्दी प्लांट्स आयोडीन लेवल इज़ 0.5 ppm एट द हायर कंसनट्रेशन। नॉर्मल जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा भी आयोडीन पाई जाए तो उसकी अमाउंट होती है 0.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन। स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें ग्लोसरी में आप लोगों के पास ये डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, इनको आपने साथ साथ चैप्टर में भी याद किया है, कुछ को उन्होंने जो है वो अलग से भी दिया हुआ है, तो आपने इनको भी ऐसे याद करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आ जाए ब्लैंक्स पे। फर्स्ट ब्लैंक है डैश इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज, जिसमें आपके पास आएगा फोटोसिंथेसिस। The percentage composition of methane is about dash in natural gas 78%. Dash is the only chemical compound found naturally as a liquid, solid and gas. इसका है water. Nitrogen occurs in plants and animals in the form of proteins. Dilute solution of iodine in ethanol is called tincture of iodine.
फास्फोरस इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ DNA, RNA, दोनों में से एक भी लिख देंगे तो भी आपका राइट कंसीडर किया जाएगा। कार्बन इज़ एन इम्पोर्टेंट डैश फॉर ऑल द एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स, इसमें आपके पास आएगा एलिमेंट। नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQ। फर्स्ट MCQs है आपके पास, द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ नॉट क्रिस्टलाइन इज चारकोल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सेकंड वाले का C आंसर है, फर्स्ट वाले का A था। थर्ड वाला ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म, B वाला आंसर है इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड। फोर्थ वन आपके पास, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज इंक्रीज्ड बाय, C आंसर है इसका बर्निंग। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज गॉइटर, इसका A आंसर है। द कंटेंट ऑफ सोडियम इन द लीफ टिश्यूज वेरी फ्रॉम 0.01 to 10%। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग आ जाए एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, पहले नंबर 1 आपके पास, व्हाट इज़ एलोट्रोपी, इसका आप लोग आंसर मार्क करेंगे। पेज नंबर 16 पे है आप लोगों के पास, जहाँ पे आपके पास हेडिंग है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, उसकी फर्स्ट लाइन के एंड से आप लोग देखें, व्हेन एन एलिमेंट, इधर से आप स्टार्ट करेंगे। व्हेन एन एलिमेंट इज फाउंड इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इन द सेम सेल इट इज कॉल्ड एलोट्रोपी एंड सच फिजिकल फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट आप लोगों के पास नेम दोज 3 एलिमेंट्स विच आर अबंडेंटली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, इसका आप इसके ऊपर आंसर लिख लें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जस्ट आपने नेम इसमें लिखने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई डू वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग, फ्रीज होने पे वाटर क्यों एक्सपैंड करता है, क्यों फैलता है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। पेज नंबर 19 पे आप लोगों के पास जहाँ पे हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, इसकी लास्ट लाइन है, इसमें आप करेंगे द डेंसिटी, इधर से आप लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें आप लोग मार्क करेंगे देन द अदर लिक्विड्स तक। ठीक है, इस पॉइंट तक आप लोगों ने ये जो लिक्विड लिखा हुआ है इस लाइन तक आपने मार्क करना है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 है, राइट द नोट्स ऑन वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसकी अलग अलग जो है वो हेडिंग बनी हुई है, आप लोग आ जाएं पेज नंबर 19 पे आपके पास है हेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें आप लोग ये कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास है वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी हेडिंग बनी हुई है और इसमें आप लोगों ने ये वाला कंप्लीट लिखना है। और आप कोशिश कीजिएगा कि जब लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करें तो आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स ऐड करने की कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स फाउंड इन एयर, हवा में पाए जाने वाले कोई से 2 एलिमेंट्स की आपने अहमियत बतानी है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के पास चॉइस है, आपके पास है एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक नाइट्रोजन है और एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई से 2 अपनी चॉइस के जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, और इसको आप लोगों ने लिख के भी इसकी तैयारी करनी है। अल्लाह हाफिज़।